ओके, सो बच्चा पार्टी अपन जो सवाल कर रहे थे इसमें, तो थोड़ा सा रिकलेक्ट करते हैं। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैड डिस्कस्ड? ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा। ठीक है, अल्फा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये बीटा हो गया भाई साहब आपका क्या? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एंड गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये आपके तीन टाइप के एक्सपेंशन हो गए। ओके, तो रिलेशन क्या है भाई साहब आपका? अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई टू इज इक्वल टू गामा बाई थ्री, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? टू अल्फा इज इक्वल टू, या अपन इसको अगर पूरे सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, टू, हाँ ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू, तो अब इसको बीटा को क्या लिख सकते हैं? टू अल्फा लिख सकते हैं, और गामा को थ्री अल्फा, है ना? बीटा को टू अल्फा और गामा को थ्री अल्फा। ठीक है, ओके। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया विल बी परसेंटेज चेंज इन लेंथ इंटू टू, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विल बी परसेंटेज चेंज इन लेंथ इंटू थ्री। ठीक है, ओके। द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। इससे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनके यूनिट से इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, a copper rod of length 88 centimeter and an aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. ठीक है, the change in length of the copper rod is the same as that of change in the aluminium rod. Also, the temperature difference in both the rods is the same. The length of the aluminium rod is, temperature difference same है, temperature same नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किस बात की बात कर रहे हैं भाई साहब? डेल्टा टी दोनों का सेम है। ठीक है, डेल्टा टी, the amount of temperature, rise in temperature that both aluminium and copper are exposed to, that is same. समझ में आ रहा है ये? Okay, the change in length of copper rod is the same as that. तो copper rod की बात कर लें तो this is equal to, यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? अल्फा ऑफ सी यू। ठीक है, लेंथ ऑफ सी यू, लेंथ ऑफ सी यू, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इंटू डेल्टा टी, इंटू भाई साहब हो गया आपका डेल्टा टी। क्या ये समझ में आ रहा है? अल्फा ऑफ सी यू इज नोन टू यू, दैट इज 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 पर केल्विन, पर केल्विन। एंड लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज हाउ मच? 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर है भाई साहब, इसको 88 सेंटीमीटर लेने देते हैं, इंटू डेल्टा टी नॉट नोन टू यू। ठीक है, ओके। एंड दैट ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, डेल्टा एल AL, this will be equal to alpha AL into length of AL into delta T, है ना? सेम राइज इन टेम्परेचर है, देखो। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस इन बोथ द रॉड्स इज द सेम, टेम्परेचर डिफरेंस सेम मतलब डेल्टा टी इज द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? दैट्स कैन बी रिटन एज 2.2 into 10 raised to minus 5। यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पे आपने मीटर में क्यों नहीं चेंज किया? रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर केल्विन है, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे तो वैसे भी है, हमको अननोन ही है ये, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम हमारा आंसर किसमें आ जाएगा वैसे? तो अभी इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम है। ठीक है, सो गिवन कंडीशन के हिसाब से आपका लेंथ इन चेंज ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू लेंथ चेंज कॉपर। तो लेंथ चेंज एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 2.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इंटू 88 इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी और डेल्टा टी भाई साहब हो गया आपका कैंसिल। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 1.7, ये 10 रेज टू माइनस 5 और 10 रेज टू माइनस 5 भी कैंसिल, तो 1.7 इंटू 88 बाई 2.2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो अगर हमने इसको भाई साहब इधर कर दिया तो ये 0 हो गया, ये हो गया 40। ठीक है, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 5 6, 68.0। तो आपका लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा आपका? 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। Length of aluminum will be how much, बच्चा पार्टी? Length of aluminum is going to be 68 centimeter. Are we clear? Okay, okay, okay. 68 centimeter is the correct option. Okay, यहाँ पे देखो, iron rod is of 50 centimeter is heated from 20 degree centigrade to 100 degree centigrade. Find the length of the rod at 100 degree centigrade if alpha, that is linear coefficient of expansion of iron, is given as 12 into 10 raised to minus 6. ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या करते हैं? आयरन रॉड, तो आपका आयरन रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा? L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, L नॉट की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इसको रहने देते हैं भाई साहब 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर 1 प्लस अल्फा,
अल्फा की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, डेल्टा टी की वैल्यू है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 80, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी 50 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 80 कितना हो गया भाई साहब, 12 इंटू 8 हो गया 96 और ये 0 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पे 48 क्यों आया भाई साहब, 1 प्लस 96 इंटू, अच्छा 50 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके ठीक है। चलिए भाई साहब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 50 प्लस 96 इंटू 50 हो जाएगा आपका 480, ठीक है, और ये एक 0 इंटू 10⁻⁻⁶, दैट विल बी 50 प्लस 1 2 3 4 5 6 0.0048, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 50.0048 सेंटीमीटर। यहाँ 048 कैसे आया है, 960 भी है ना, अच्छा हाँ, तो आपका यहाँ पे 960 इंटू 50, तो 96 इंटू 5 हो गया आपका कितना 480, है ना, 96 इंटू 5 हो गया 480, उसके बाद आपका ये 2 0 1 2, हाँ ठीक है भाई साहब, 10⁻⁻⁶, 1 2 3 4 5 6, यस, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब 50.048 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, a metal rod of silver at 0 degree centigrade is heated to 100 degree centigrade. Its length is increased by 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका डेल्टा एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.19 सेंटीमीटर। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, तो आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पूछी है भाई साहब, ठीक है। तो कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एल, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि एल क्या 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 बोल सकते हैं भाई साहब, एल डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, है ना। डेल्टा एल की वैल्यू होती है ना, इंक्रीजिंग लेंथ विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल, अच्छा यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन पूछा है, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय दिस। चलिए अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे ये बोला नहीं है, 100 ले लिया है इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है 100 सेंटीमीटर लेंथ लिया है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका डेल्टा एल का वैल्यू हो गया 0.19, ठीक है, अपॉन 100 इंटू डेल्टा टी मतलब हो गया आपका भाई साहब 100, तो दैट विल बी हाउ मच 0.19 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 1.9 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका अल्फा। तो आपका गामा कितना हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, दैट इज 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁵, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 4 5, 5.7 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। If the volume increases by 0.12% on increasing the temperature by 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड अल्फा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे गामा की वैल्यू, तो आपका मान, आपको भाई साहब वॉल्यूम डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, डेल्टा वी की वैल्यू होती है ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, है कि नहीं, ठीक है। तो आपका भाई साहब गामा कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी, ठीक है। ओके, तो अगर हमको भाई साहब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू इसका वैल्यू है आपका डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू परसेंट है, तो इसका मतलब होगा 0.12 अपॉन 100, है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 0.12 अपॉन 100, और डेल्टा टी की वैल्यू भाई साहब कितनी है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो आपका गामा का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा 0.12 अपॉन ये हो गया आपका 123, तो ये हो गया 0.06, तो दैट्स गोइंग टू बी 0.06 इंटू 10⁻⁻³ 0.06 इंटू 10⁻⁻³, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम है गामा कितना होता है आपका 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा बाई 3, दैट विल बी 0.06 इंटू 10⁻³ अपॉन 3, तो ये हो गया आपका 0.02 इंटू 10⁻³ ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 0.2 इंटू 10⁻⁴। क्या ये समझ में आ रहा है?
Okay, okay, okay. The difference between the length of a certain brass rod and a certain steel rod is claimed to be constant at all temperatures. Is this possible? ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो, अगर हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ द ब्रास रॉड इज दिस और लेंथ ऑफ द स्टील रॉड इज दिस एट द स्टार्ट, ठीक है, आर द लेंथ्स ऑफ द ब्रास एंड द स्टील रॉड्स एट अ गिवन टेम्परेचर, देन द लेंथ्स ऑफ द रॉड्स व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज बाय लेट्स से थीटा, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, L dash B will be equal to LB1 plus alpha of B, that is linear coefficient of expansion of brass into delta theta, which is change in temperature. Okay, L dash 1 alpha delta theta, ठीक है, so that आपका भाई साहब यहाँ पे तो आपका यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, if LB and the difference between the length of a certain brass rod and that of steel rod is claimed to be constant at all temperatures. तो अगर हमने देखो द डिफरेंस बिटवीन द लेंस, तो अगर हमने ब्रास रॉड और इसको किया, तो अगर हमने ऐसा किया, देखो एल बी डैश माइनस एल एस डैश, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, इन दोनों को देखो, इन दोनों को भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, ये क्या हो गया भाई साहब, चलिए करते हैं इसको, एल बी डैश माइनस एल एस डैश, ये कितना हो जाएगा बोलो, एल बी माइनस एल एस, ठीक है, और बोलो भाई साहब यहाँ पे एल प्लस एल बी अल्फा बी माइनस एल एस, ठीक है, अल्फा एस, और बाहर भाई साहब डेल्टा थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो अगर मैंने इससे ये छोड़ दो, इससे इसको माइनस किया, एल बी डैश माइनस एल एस डैश, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एल बी है और यहाँ पे क्या है, एल एस है, तो एल बी माइनस एल एस, ठीक है, अभी अंदर आओ, अंदर क्या होना चाहिए, एल बी अल्फा बी डेल्टा थीटा, और यहाँ पे एल बी एल एस अल्फा एस डेल्टा थीटा, तो एल बी डेल्टा बी माइनस एल एस डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ सर्टेन ब्रास रॉड एंड स्टील रॉड इज क्लेम्ड टू बी कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स। अगर ये कांस्टेंट है, मतलब at all temperatures this is constant, at all temperatures this is basically constant, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये चाहे जो भी हो ये कांस्टेंट होगा, मतलब देखो वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का छोड़ दो, राइट हैंड साइड में वेरिएबल फैक्टर किस वजह से है, इसके वजह से है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा ही, तुमने ओरिजिनल एक ब्रास रॉड लिया है और ओरिजिनल एक स्टील रॉड लिया है, इनके बीच में जो डिफरेंशियल लेंथ है उसको तुम्हें अगर कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये डिफरेंस तो आएगा ही, समझ में आ रहा है, तो अगर तुमको इसको कांस्टेंट रखना है, इफ यू हैव टू कीप दिस एज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब सिर्फ यही एग्जिस्ट होना चाहिए, ये पूरा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए राइट हैंड साइड में, एल बी माइनस एल एस डैश विल बी इक्वल टू एल बी माइनस एल एट ऑल टेम्परेचर्स, इसका कांस्टेंट होना मतलब सिर्फ इसके बराबर हो, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर्स। अगर हमारा ये वाला फैक्टर, देखो ये तो जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा थीटा तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये जीरो हो सकता है, विच इज एल बी अल्फा बी माइनस एल एस अल्फा एस, दिस हैज टू बी जीरो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा भाई साहब एल बी अल्फा बी इज इक्वल टू एल एस अल्फा एस, तो इसका मतलब हो गया आपका एल बी बाई एल एस इज इक्वल टू अल्फा एस बाई अल्फा बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। So the difference in length of the two rods will be independent of temperature if the lengths are in the inverse ratio of the coefficient of linear expansion. तो अगर इनका length, that is length of brass rod upon length of steel rod, this is equal to the inverse ratio of the linear coefficients of expansion. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। A composite bar of length L is equal to L1 plus L2 is made from a rod of material 1 and of length L1 attached to a rod of material 2 and of length L2 as shown। तो ये भाई साहब एक रॉड बना है, ठीक है, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है भाई साहब L2 अटैच्ड, ठीक है,
इफ A1 एंड A2 आर द रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन, इसका भाई साहब A1 है, इसका भाई साहब A2 है, ठीक है। देन द इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट रॉड कितना हो जाएगा? तो कंपोजिट रॉड का लेंथ कितना बढ़ेगा बोलो, ठीक है। ये हो जाएगा L1 डैश प्लस L2 डैश, इन दोनों का जो नया लेंथ होगा, है कि नहीं। तो इन दोनों का नया लेंथ कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं L1 इंटू 1 प्लस अल्फा, ठीक है, 1 डेल्टा टी प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। क्या ये लिख सकते हैं बोलो? कैन वी राइट दिस? क्योंकि दोनों को हम सेम टेम्परेचर पे एक्सपोज कर रहे हैं। यहां पे अगर हम मान लेते हैं, लेट्स से L मान लिया हमने, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है ना L, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है 1 प्लस इन दोनों का कॉम्पोजिट हमने मान लिया अल्फा है, इन दोनों का हमने कॉम्पोजिट मान लिया अल्फा। लेट अल्फा बी द कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब दोनों का मिलाकर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? L प्लस L अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 प्लस L1 प्लस L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे देखो ये L1 है और ये L2 है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? L, ओके, प्लस यहाँ पे डेल्टा टी को कॉमन ले लो भाई साहब, अगेन L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू L प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये L और ये L भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा? सॉरी, ये L और ये L क्यों, ये और भी L कैंसिल हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इसको अपन लिख सकते हैं L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जैसा था आपका वैसे ही रखा अगर हमने, तो ये L और ये L कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा बोलो? 1 प्लस चलिए कैंसिल ही किया है इसको, में ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे कैंसिल ही करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया L प्लस L अल्फा डेल्टा टी। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, एडिशन में है ना, तो ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए L अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू भाई साहब क्या? डेल्टा टी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना आ जाएगा ऑफ द कंपोजिट रॉड? दिस वन विल बी L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L, ठीक है। कंपोजिट रॉड का भाई साहब ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इज वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड द अदर टू डायरेक्शंस, ठीक है, of linear expansion of crystal in one direction is alpha 1 and in the other two directions is alpha 2, then coefficient of volume expansion will be, volume expansion कितना हो जाएगा? We know that coefficient, देखो एनिसोट्रॉपिक मतलब समझते हैं, एनिसोट्रॉपिक मतलब क्या है? देखो जैसे आपकी प्रॉपर्टीज ना जिस डायरेक्शन में जाओगे वो डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे समझो ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन है, किसी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, और ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी सॉलिड का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, एक सॉलिड है जो 3 डायमेंशनल पे है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज और यहाँ पे प्रॉपर्टीज और यहाँ पे प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐसा होगा अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल ये होता क्या है भाई साहब? गामा, गामा क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। गामा के 3 कोफिशिएंट हो गए, इसीलिए हम इसको 3 अल्फा बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड द अदर टू डायरेक्शन इट इज अल्फा 2, मतलब बाकी दोनों डायरेक्शंस में वो अल्फा 2 है, तो अल्फा 2 प्लस अल्फा 2, तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, देखो अनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है, अनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है मतलब जब आप इसको हीट करेंगे अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपका x1 में ये एप्लीकेबल होगा, y1 में ये एप्लीकेबल होगा और z1 में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा 1, ये हो गया अल्फा 2 और ये अल्फा 3। अल्फा 3 की वैल्यू किसके बराबर? अल्फा 2 के बराबर। तो आपका गामा जो है which is basically the sum total of alpha x, alpha y and alpha z, this will be alpha 1 plus 2 alpha 2, ठीक है। if I is the moment of inertia, ये आप नहीं समझ पाएंगे वैसा, moment of inertia आपने नहीं किया है, okay let it be।
थर्मल एक्सपेंशन इन बाई मेटालिक स्ट्रिप। अभी देखो अगर कोई मेटल है, देखो ऐसा है, ठीक है, ये दो मेटल से बना हुआ है, ठीक है, ये मेटल ए है और ये है मेटल बी। अभी जब आप इसको हीट करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लेट्स से ज्यादा हुआ और इसका कम, तो ये कैसा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना, ये ज्यादा एक्सपैंड करेगा ना, ये ज्यादा एक्सपैंड करेगा तो मतलब ये बी को बेंड कर देगा भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बाईमेटालिक स्ट्रिप। A bimetallic strip is a combination of two different types of metal strips of equal length such that they can be separated and also they have different coefficient of expansions। दोनों के अलग अलग भाई साहब, इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं और दोनों का अलग अलग एक्सपेंशन है, ठीक है। कंसिडर अ बाईमेटालिक स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी, ठीक है, कंटेनिंग स्ट्रिप्स विद इक्वल लेंथ एंड थिकनेस ऑफ स्टील एंड ब्रास। कभी आपने ऐसे कारीगरों को काम करते देखा है, जो लोग लोहे का काम करते हैं, जो बड़े बड़े रॉड्स को बेंड करते हैं, जो बिल्डिंग में रॉड्स लगती है ना ढलाई के टाइम पे, मतलब जब सीमेंट डालते हैं तो बिल्डिंग में ऐसे रॉड्स लगती हैं। अभी रॉड्स तो स्ट्रेट होती हैं, तो रॉड्स को बेंड करने के लिए बहुत ताकत लगती है वैसे वैसे, ठीक है, रॉड्स को बेंड करने के लिए। लेकिन एक आसान सा तरीका क्या है, अगर रॉड को आप किसी और मेटल के साथ कंबाइन करके हीट करो, जैसे करोगे तो ये जिसका ज्यादा एक्सपेंशन होगा वो ऑटोमेटिकली मोड़ देगा दूसरे वाले, फिर दोनों को सेपरेट आउट कर दो। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ बाईमेटालिक स्ट्रिप is a combination of two different types of metallic strips of equal length such that they can be separated। What is the purpose of your separation? They can't be separated, sorry, and also they have different coefficient। यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको you can actually open it out and separate it out। Consider a bimetallic strip of thickness D containing strips with equal length and thickness of steel and brass। एक brass से एक steel से। Here the coefficient of expansion of brass is more than steel। तो भाई साहब ब्रास अगर ज्यादा होगा स्टील से, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये ज्यादा एक्सपैंड होगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। दिस अनइवन एक्सपेंशन ऑफ द सेम स्ट्रिप रिजल्ट्स इन द बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल एक्चुअली बेंड इस तरह से। अभी रूम टेम्परेचर है, देखो दोनों को आपने रखा है, दोनों प्रॉपर है, ठीक है। जैसे ही आपने हायर टेम्परेचर पे किया, सो ब्रास हैज अ हायर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ब्रास का लीनियर एक्सपेंशन स्टील से ज्यादा बेंड होगा, बेंड हो गया भाई साहब। आफ्टर एक्सपेंशन लेट द रेडियस ऑफ द, अभी देखो तो इसका मतलब ये कर्व फॉर्म करेगा। अभी कर्व अगर फॉर्म कर रहा है, लेट्स से ये वाला जो रेडियस है इसको आपने आर ले लिया, ठीक है, दिस टेकन एज आर, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ऊपर क्या होगा, जिसका हायर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इन दिस केस इट इज ब्रास। नीचे क्या होगा, जिसका लोअर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इन दिस केस इट इज स्टील, ठीक है। सो आफ्टर एक्सपेंशन let the radius of the curve form by bending of r and sector angle be theta। length of the arc on the side of brass is equal to कितना हो जाएगा, r plus d theta, r plus d theta, है ना भाई साहब। भाई देखो इतना तो d है ना, तो r इतना है प्लस d थीटा। L इज इक्वल टू क्या होता है, r थीटा होता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, r प्लस d, और ये हो गया आपका थीटा। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द ब्रास साइड, ठीक है। और लेंथ ऑफ द स्टील साइड भाई साहब कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्टील साइड विल बी r थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, एज अल्फा ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, अल्फा ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, ठीक है। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ब्रास साइड ऑफ द स्ट्रिप इज मोर देन द साइड ऑफ द स्टील स्ट्रिप। तो आपका भाई साहब ब्रास स्ट्रिप का ज्यादा होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। The bimetallic strip will bend with metal of greater coefficient of expansion on the outer side। तो जो ये आपको याद रखना है कि इस जो आपका कॉन्वेक्स साइड में होगा, ये आपका कॉनकेव है ना, देखो इसको आप इधर से देख रहे हो तो ये क्या हो गया, कॉनकेव। इसको आप इधर से देख रहे हो तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? तो जो कॉन्वेक्स होगा बाईमेटालिक स्ट्रिप में आफ्टर हीटिंग, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कॉनकेव साइड से ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? क्योंकि आप देख इधर से रहे हो ना, इसको इधर से देख रहे हो, इसको इधर से देख रहे हो, इसको इधर से देखोगे तो कॉनकेव दिखेगा, इसको इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखेगा। तो आपका जो कॉन्वेक्स साइड है वो भाई साहब आपका हायर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, और जो आपका कॉनकेव साइड है दैट विल हैव अ लोअर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तभी जाकर ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल पेंडुलम ये है भाई साहब, ठीक है। अभी ध्यान दो इधर, सिंपल पेंडुलम में ये चीज किसी स्ट्रिंग से नहीं बनी होती है, एक मेटल से बनी है। पेंडुलम वाली घड़ी देखी है आपने? नहीं? ओके। गांव खेड़े में या तो पुराने घरों में मिलेगा, ऐसा पेंडुलम वाला घड़ी होता था, और यहाँ पे ऐसा ऐसा पेंडुलम रहता था ऐसा, ठीक है, और ये मेटल स्ट्रिप रहता है।
ये पूरा टाइम ऐसे चलता ही रहता है, ट्र, 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 और ये पूरा टाइम किसी बैटरी पे नहीं चलता है, नहीं कोई बैटरी नहीं है उसके अंदर, बैटरी पहले होती ही नहीं थी, घड़ियों में बैटरी पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। आपने अपने घर में किसी को बहुत पुरानी घड़ी यूज करते देखा है, पापा वापा को किसी के पास वो पुरानी घड़ी पड़ी, आप देखोगे उसे ऐसे, ऐसे चाबी देते हैं लोग, चाबी देना मतलब समझ में आता है, हाँ तो वो स्प्रिंग टाइट करते हैं उन लोग, ठीक है, हर 24 घंटे में आपको ऐसे चाबी देना पड़ता था, 24 घंटे में, समझ लो आज मैंने 8 बजे दिया तो कल 8 बजे तक टाइम है मेरे पास, वो ऐसे घूमेगा, बैटरी नहीं होती थी पहले, ये स्प्रिंग मैकेनिज्म पे चलती थी। अभी इसको समझिए, अभी मैं कुछ दूसरा समझा रहा हूं आपको, तो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे ही चल रहा है सालों साल, ठीक है, ऐसा क्यों, व्हाई विल इट बी दिस वे, बता सकते हैं क्यों? देखो, एक पेंडुलम है, कोई भी पेंडुलम, ये आपने इसको ऐसे किया, तोड़ दिया, ट्वें 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 घूमता रहेगा वैसा भी, रुकेगा कब, क्यों रुकेगा, व्हाई विल इट स्टॉप, एयर में रेजिस्टेंस है, गुड, तो अगर हम एयर न रखें तो चलता रहेगा, यही कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इसको कांच के डब्बे में रखा जाता था और ये वैक्यूम होता था, इसमें अंदर एयर नहीं है, तो ये सालों साल ऐसे चलता रहेगा, वंस इट हैज स्टार्टेड इट विल कंटिन्यू लाइक दिस फॉर एवर, इट इज, तो इसको हम जब एयर रेजिस्टेंस किसी पेंडुलम के ऑसिलेशन को रोकने लगे तो उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, दैट इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस, यहाँ पे एयर है ही नहीं तो ये ऑसिलेशन डैम्प होगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा, ठीक है, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, ठीक है, और इसी के हिसाब से आपके घड़ी के कांटे वैसा चलते रहेंगे, इसके साथ सेट रहेंगे घड़ी के कांटे, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 सेकंड का, ये 1 मिनट का, जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा, ओके, सो अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स प्रॉपर टाइम एट टेम्परेचर थीटा, लेकिन ये तो आपने फिक्स कर दिया भाई साहब, आपने क्या कर दिया भाई साहब, इसको वैक्यूम चेंबर में रख दिया, नो एयर रेजिस्टेंस, हेंस देयर विल बी नो alteration of its time period or frequency, it's going to remain the same which is going to match up with the wall's timing, ठीक है, ये भाई साहब वॉल के साथ सेट हो गया आपका, ठीक है, ओके, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना मतलब हीट पार्टिकल्स का ट्रांसफर होना, एनर्जी ट्रांसफर होना, वो तो आप नहीं रोक सकते, वैक्यूम क्रिएट करने की बात भी आप टेम्परेचर को नहीं रोक सकते, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके, जैसे आप अगर एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने ट्रेन देखा रहेगा, एसी का ट्रेन जो होता है, जो कांच होता है उसमें से बाहर साउंड नहीं आता है, बाहर से साउंड नहीं आता, क्यों, क्योंकि वैक्यूम है बीच में, बस वगैरह में जो भी बस वगैरह ऐसी होती है तो उसका बाहर का साउंड नहीं आता है, लेकिन धूप तो आती है तो एनर्जी तो आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी आएगा, ओके, ना, तो एनर्जी अगर आएगा इसमें तो ये हीट होगा, अगर हीट होगा तो एक्सपैंड होगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्या ये इन्फ्लुएंस होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब, लेंथ आपका बढ़ेगा, लेंथ आपका क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ होता है आपका क्या, एल ओ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये तो बढ़ने वाला है भाई साहब, ठीक है, तो क्या ये इंपैक्ट हो जाएगा, फिर आपका टाइम पीरियड इंपैक्ट हो जाएगा, अगर आपका टाइम पीरियड इंपैक्ट होगा तो आपका टाइम भी इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के साथ ये टाइम फिक्स्ड है, सिंक्रोनी में है, ठीक है, इसके साथ ये सिंक्रोनी में है, ओके, a pendulum clocks keep proper time at a temperature theta, तो let's say at temperature theta इसका proper time हो रहा है, if the temperature is increased to theta dash which is greater than theta, then due to linear expansion length of the pendulum increases, hence its time period भाई साहब increase हो जाएगा, तो आपका length of the pendulum, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज, अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज होगा तो भाई साहब क्या होता है, टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है भाई साहब, ठीक है, ओके, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी बाई टी विल बी इक्वल टू, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, देखो सिंपल है, यहाँ पे टी क्या है, 2 पाई एल रेस टू हाफ और जी रेस टू हाफ माइनस हाफ, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ऑब्वियसली जी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी एट पर्टिकुलर बेस, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करूं डी टी बाई डी एल, डी टी बाई, चलिए अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो डी टी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, हाफ एल रेस टू माइनस हाफ, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो यही हो जाएगा, देखो डेल्टा टी बाई टी विल बी इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा टी बाई टी विल बी इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये जो डेल्टा एल है, अभी डेल्टा एल की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है भाई साहब, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, है कि नहीं, ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे या एल, यहाँ पे तो एल लिया है आपने ना, ओरिजिनल लेंथ, तो हाफ एल अल्फा डेल्टा थीटा, यहाँ पे एल कैंसिल हम कैंसिल हम, तो आपका भाई साहब डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया, हाफ डेल्टा थीटा इंटू टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है,
क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। द क्लॉक, तो यहां पे आपका भाई साहब ये चीज याद रखिएगा, डेल्टा टी बाई टी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डेल्टा एल, मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, इंटू टी, दैट इज राइज इन टेम्परेचर। टी क्यों ले रहे हैं भाई साहब यहाँ पे? अच्छा चलिए, डेल्टा थीटा अपॉन ये एल हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो आपका डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। क्या ये क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। द क्लॉक विल लूज टाइम, दैट इज विल बिकम स्लो इन समर। समर में भाई साहब क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एंड विल गेन टाइम, दैट इज विल बिकम फास्ट इन विंटर। इसीलिए पुरानी घड़ियों में लोगों को अपने से इसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है, दैट हैव टू बी चेंज्ड। ओके, तो इन समर टेम्परेचर डेल्टा थीटा इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, क्लॉक विल बिकम स्लो, लॉस ऑफ टाइम, कितना लॉस ऑफ टाइम होगा, डेल्टा टी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, मतलब आपका डेल्टा टी बाई टी भाई साहब क्या है, हाफ डेल्टा एल बाई एल है, तो उससे ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके। अगेन इन विंटर टेम्परेचर डेल्टा थीटा डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज, क्लॉक विल बिकम फास्टर, गेन ऑफ टाइम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये जो कहावत है ना कि अरे यार दिन बड़ी जल्दी जा रहा है, अक्सर आप इसको विंटर वेकेशन में लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, पहले से चला आ रहा है ये, क्योंकि पहले के टाइम पे हमारा पेंडुलम क्लॉक्स ही हुआ करता था। आज की तरीके के जैसे वॉचेस आपको दिखते हैं या डिजिटल क्लॉक्स दिखते हैं या बैटरी ऑपरेटेड जो क्लॉक्स आपको दिखते हैं, वैसा नहीं था। तो इसीलिए इसीलिए देखो, आपको क्रिसमस के दिन को आप क्या बोलते हैं, बड़ा दिन बोलते हैं। बड़ा दिन मतलब 25 ऑफ दिसंबर, एक्चुअली में 25 ऑफ दिसंबर में प्लैनेटरी मोशन के चलते उसका दिन का टाइम बढ़ने लगता है, ठीक है, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द डे इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये इसकी वजह से बढ़ता है, लेकिन उसको हम बड़ा दिन इसलिए बोलते हैं ताकि उसमें से गर्मी बढ़ने लगती है। ये देखो, इस तक आपका क्या हो रहा था, टाइम डिक्रीज हो रहा था, अब इसके बाद से टाइम इंक्रीज होना चालू कर देता है, ये फिनोमिना था। ओके, टाइम लॉस, ठीक है, गेन इन अ डे, टाइम लॉस और गेन बेसिकली कितना हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे आपने क्या किया, डेल्टा टी बाई टी को क्या लिखा भाई साहब आपने, हाफ डेल्टा एल बाई एल, हाफ डेल्टा एल बाई एल मतलब हाफ आपका एल डेल्टा थीटा, ठीक है, और ये हो गया डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका भाई साहब, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, है ना, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, और भाई साहब ये हाफ और हाफ कैंसिल, सॉरी ये वाला तो सॉरी हाफ तो रह जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा हाफ एल नॉट अल्फा थीटा, अगर इस टी को हमने उधर शिफ्ट किया तो ये टी हो गया। अभी अगर आप देखो अलग अलग टाइम, जैसे आप बोलो कि 24 घंटे में मेरे कितने टाइम का डिफरेंस आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू हो गई हाफ एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, एल नॉट तो कट गया सॉरी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब एक घंटे में मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप इसको भाई साहब एक घंटा मतलब 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर भाई साहब 24 घंटे में आपको कितना डिफरेंस आएगा, तो 24 24 इंटू 60 दैट विल बी हाउ मच, 86400 सेकंड। तो इतना मतलब इतना आपका टाइम इंक्रीज हो गया है या टाइम डिक्रीज हो गया है, ठीक है, क्लियर है? अ पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन आयरन रॉड कनेक्टेड टू अ स्मॉल हैवी बॉब, ऐसे ही होता था देखो, इस तरीके का होता था ये पेंडुलम क्लॉक, ऐसा बड़ा बड़ा होता था, ठीक है, heavy metal bob. If it is designed to keep the correct time at 20 degrees centigrade, how fast or slow will it go in 24 hours at 40 degrees centigrade? तो ये फास्ट जाएगा कि स्लो जाएगा, पहले बात बताओ, स्लो जाएगा, बढ़ गया ना भाई साहब टाइम पीरियड, ठीक है, तो आप भाई साहब डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी विल बी हाफ डेल्टा थीटा इंटू टी इंटू अल्फा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, कितने में पूछा है आपको भाई साहब, 24 आवर्स में पूछा है, 24 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 दैट इज 86400 सेकंड्स, ठीक है, ओके। डेल्टा थीटा की वैल्यू 40 माइनस 24 दैट इज 16, अल्फा की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे दिस इज 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका हाफ, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ, डेल्टा थीटा ना,
अच्छा 40 माइनस 20, सॉरी 40 माइनस 20 20 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 10, ठीक है। अब कर लो भाई साहब 1.2 इंटू 10⁻⁻6, हाफ है 20 है, 20 को इंटू 60 इंटू 60, आपका इतना सेकंड आ जाएगा। मतलब आपको 24 घंटे में इतने सेकंड की बढ़ोतरी मिल रही है। कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई साहब 10 दिन में कितना टाइम बढ़ जाए, तो 24 घंटे मतलब एक दिन में आपका इतना टाइम बढ़ रहा है, तो 10 दिन में इंटू 10 कर दो, 10 दिन में भाई साहब 10 सेकेंड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, और लेस हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। तो ये सब एक आपके जो थर्मल एक्सपेंशन का चैप्टर पढ़ा है आपने, उस पे आपके प्रॉब्लम्स हैं। ओके, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट में बी इमेजिन एज अ फोटोग्राफिक। अभी जैसे समझो यहाँ पे आपका कोई मेटल है, और ये मेटल कुछ ऐसा है, इसमें से कुछ पाइप गया है या कुछ गया है, ठीक है, ये आपका भाई साहब स्ट्रक्चर है। जब थर्मली एक्सपैंड करेगा ये, तो भाई साहब ये तो एक्सपैंड होगा, प्लस ये भी तो एक्सपैंड होगा, ठीक है। अगर ये एक्सपैंड होगा आपका, तो भाई साहब क्या हो जाएगा फिर, देन देयर विल बी एरियल एक्सपेंशन, राइट। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज तीनों डायरेक्शन में सेम हो, ठीक है, मे बी इमेजिन एज अ फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। सो इफ देयर इज अ होल, ठीक है, ए इन अ प्लेट सी, अगर समझ लो एक होल है ए इन अ प्लेट सी और कैविटी एट ए, the area of the hole or volume of the cavity will increase when the body expands on heating, just as if the hole or cavity were solid B of some material, ठीक है। तो ये एरिया तो भाई साहब आपका बढ़ेगा, ठीक है। Also the expansion of area or volume of the body will be independent of the shape and size and it will be equal to that of D, तो आपका भाई साहब ये बढ़ के D हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से एक्सपेंशन होगा, ओके, ऑलराइट। सो जैसे यहाँ पे देखो सवाल दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो हमने पढ़ा अभी, कॉन्सेप्ट को समझना है। रेक्टेंगुलर प्लेट, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका आपको लेंथ दिया हुआ है ए और जिसका आपको ब्रेथ दिया हुआ है बी, उसके अंदर एक भाई साहब कैविटी है सी, ठीक है, as a circular cavity, if we increase its temperature then which dimension will increase in the following figure, ठीक है। तो distance between any two points on the object increases with increase in temperature, so all dimensions, that is a भी बढ़ेगा, b भी बढ़ेगा, ठीक है, और ये c भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा भाई, ठीक है, and d will increase, so all dimensions, that is a b c and d, all dimensions will increase। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। When a rod whose lengths are tightly fixed, rigidly fixed, such as to prevent expansion or contraction, हम इसको expand भी नहीं होने दे रहे और contract भी नहीं होने दे रहे, undergoes a change in temperature due to thermal expansion or contraction, a compressive or tensile stress is developed in it, इसमें भाई साहब stress develop होगा, ठीक है, okay, due to this thermal stress the rod will exert a large force on the support, इन पे भाई साहब बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा, ओके। समझो ये आपका एक रॉड है एल, इसका यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे जब आपने इसको हीट किया तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अल्फा डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एल मतलब इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग, दैट विल बी ओरिजिनल लेंथ into coefficient of linear expansion into rise in temperature. Now you are not allowing this to expand, ठीक है। So if you are not allowing this to expand, तो इसके वजह से इधर एक फोर्स और इधर एक फोर्स डेवलप होगा भाई साहब, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल विच इज अल्फा डेल्टा टी, समझ में आ रहा है। इस केस में ये अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा भाई साहब, आपको मालूम है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे वाई अल्फा डेल्टा टी, सो फोर्स ऑन द सपोर्ट्स कितना हो जाएगा भाई साहब, फोर्स, दिस फोर्स, क्योंकि आपका ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस है ना, थर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है, वाई और थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा वाई इंटू स्ट्रेन, है ना, वाई इंटू स्ट्रेन, समझ में आ रहा है भाई साहब, वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, और यहाँ पे डेल्टा एल भाई साहब क्या है, एज पर हीट एल अल्फा डेल्टा टी बाई एल, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका फोर्स बाई एरिया दैट इज थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी, तो आपका फोर्स भाई साहब कितना हो जाएगा, दैट विल बी वाई अल्फा डेल्टा टी ए, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी दिस, सो इफ द रॉड इज नॉट फिक्स्ड एट द एंड इट विल बी फ्री टू एक्सपैंड एंड देयर विल बी जीरो स्ट्रेस, ठीक है। तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी द फोर्स दैट इट विल बी एक्सपीरियंसिंग, दोनों तरफ से इसको इतना फोर्स मिलेगा, क्लियर है, आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स डू नॉट हैव लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन बट दे हैव ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इनका भाई साहब ऑब्वियसली लेंथ नहीं होता है और इनका कोई एरिया नहीं होता है, पर इनका वॉल्यूम होता है, तो इनका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, लिक्विड्स विल अंडरगो ओनली एंड ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन,
Since liquids are always to be heated along with a vessel which contains them, so initially on heating the system, that is liquid plus vessel, the level of the liquid falls. क्यों? क्योंकि भाई साहब वेसल भी तो एक्सपैंड कर रहा है ना. पहले हीट कौन गेन कर रहा है? वेसल. तो वेसल एक्सपैंड कर गया. वेसल जैसे एक्सपेंड कर जाएगा, लिक्विड नीचे गिर जाएगा. ठीक है. So initially the level of the liquid in the vessel will fall because the vessel expands more since it absorbs heat and liquid expands less. Liquid by, क्योंकि हीट किसको जा रहा है? हीट जा रहा है वेसल को. वेसल का हीट फिर जा रहा है लिक्विड को. तो ऑब्वियसली जो हीट लिक्विड तक पहुंच रहा होगा वो कम होगा. ठीक है. सो वेसल विल एक्सपैंड मोर बट लेटर ऑन इट स्टार्ट्स राइजिंग ड्यू टू फास्टर एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड. बाद में वो भाई साहब ऊपर चलने लगता है. ओके. तो समझ लीजिए QP रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन ऑफ वेसल. ठीक है. एंड QR, कौन सा भाई साहब QR? QR represents the real expansion of the liquid. The actual increase in the volume of the liquid will be the apparent increase in the volume of the liquid plus the increase in the volume of the vessel. सिंपल समझ में आ रहा है भाई साहब? एक्चुअल इंक्रीज क्या होगा? क्योंकि जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वेसल का, उसकी वजह से तो लिक्विड नीचे चला गया. इतना ही वॉल्यूम उसका इंक्रीज हुआ है इसका मतलब. ठीक है. सो द एपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड प्लस द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल. ओके. कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन. ठीक है. It is due to the apparent that appears to be but it is not increase in the volume of the liquid if expansion of vessel containing the liquid is not taken into account. अगर हमने भाई साहब expansion of volume, लिक्विड के expansion को हमने कंसिडर नहीं किया है, तो आपका apparent expansion क्या हो जाएगा? गामा है apparent expansion in volume upon initial volume into delta t. ठीक है. Coefficient of real expansion, it is due to the actual increase in volume of the liquid due to heating. तो ये हो गया रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू टी. ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क. वेसल क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? भाई डेल्टा वी अपॉन वी इनटू डेल्टा टी. ठीक है. ओके. लिक्विड्स डू नॉट हैव लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन बट दीज ओनली हैव वॉल्यूम एक्सपेंशन. इनका सिर्फ और सिर्फ भाई साहब क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन. द एपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल. ठीक है. ओके. तो आपका एपरेंट भाई साहब क्या हो जाएगा? रियल माइनस एक्सपेंशन इन द वेसल, या अपन बोल सकते हैं वी रियल विल बी इक्वल टू वी एपरेंट प्लस वी वेसल. ठीक है. तो आपका भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एपरेंट विल बी इक्वल टू रियल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन माइनस वेसल का. ठीक है. तो रियल भाई साहब क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन अपॉन प्लस वेसल. चेंज एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम इन द लिक्विड रिलेटिव टू वेसल. तो वेसल का एपरेंट चेंज, अभी इसको भाई साहब कर लो यहाँ पे. ठीक है. दिस विल ऑल बी दिस रियल माइनस वेसल इनटू डेल्टा टी. ठीक है. अभी आप अगर इसको भाई साहब किसमें, वेसल है सॉलिड है, वेसल सॉलिड है मतलब गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 अल्फा. इसको डाल दो भाई साहब, डेल्टा टी हो जाएगा. ठीक है. ओके. तो अगर आप देखो डिफरेंट लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल, अगर आपका रियल एक्सपेंशन इज मोर देन द एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द वेसल, देन एपरेंट एक्सपेंशन इज मोर देन 0, तो वी एपरेंट इज पॉजिटिव. लेवल ऑफ द लिक्विड इन वेसल विल राइज ऑन हीटिंग. ठीक है. अगर रियल एक्सपेंशन आपका वेसल से कम है तो आपका V app is negative, therefore level of the liquid will fall on heating. When these are equal, level of liquid will remain the same. ठीक है. ओके. चेंज इन डेंसिटी, आपका डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. अभी भाई साहब वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा? V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी. ठीक है. तो चेंज ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? देखो यहाँ पे ये आपका था रो, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस विल बी रो नॉट विल बी इक्वल टू M अपॉन V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. अभी ध्यान से देखो ये क्या है? रो जो पहले था, और इसको भाई साहब अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस गामा डेल्टा टी रेज टू -1, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? इसको ऊपर ले लिया भाई साहब. ठीक है. तो ये हो गया रो. अभी इसको अगर मैं बाइनोमियल लगाऊं तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी. बाइनोमियल में फिजिक्स में सिर्फ पहला वो होता है. ठीक है. ओके. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी, सॉरी क्या कर दिया मैंने? M into वॉल्यूम, वॉल्यूम. तो आपका यहाँ पे ये है आपका मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. नया रो कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ओरिजिनल 1 प्लस गामा डेल्टा टी. ठीक है. ये हो जाएगा भाई साहब आपका रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. सो दिस इज गोइंग टू बी रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी रेज टू -1. तो रो विल बी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है. ओके. तो अगर हम करते हैं भाई साहब
तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर मैंने इधर लिया रो माइनस रो नॉट इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो अगर अपन ने इसको ये कर लिया डेल्टा पी डेल्टा रो है ना, ये हो गया आपका डेल्टा रो, फाइनल डेंसिटी माइनस ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। नेगेटिव से साइन ऑन हीटिंग डेंसिटी डिक्रीजेस, तो डेंसिटी आपकी भाई साहब डिक्रीज हो रही है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जनरली मैटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। इन केस ऑफ वाटर it expands on heating if its temperature is greater than 4 degrees centigrade. In the range of 0 to 4 degrees centigrade, water contracts on heating. तो भाई साहब ये वाले रेंज में जब आप वाटर को हीट करते हैं तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, दैट इज गामा इज नेगेटिव, है ना भाई साहब। गामा नेगेटिव हो जाएगा, क्यों गामा नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब आपका, क्योंकि डेंसिटी आपका क्या हो रहा है, तो आपका एक्सपैंड हो रहा है, डेंसिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड anomalous expansion. Anomalous expansion behavior of water causes ice to form first at the surface of a lake in cold water. As the winter approaches, the water temperature increases initially at the surface. The water there sinks because of its increased density. Consequently, the surface reaches 0 degree first and the lake becomes covered with ice. Okay? Aquatic life is able to survive the cold winter as the lake bottom remains unfrozen at a temperature of about 4 degrees centigrade. Okay? At 4 degrees centigrade, density of water is maximum while its specific volume is minimum. So 4 degrees centigrade पे भाई साहब density of water is maximum while its specific volume is minimum. ठीक है, clear है? Okay. When rails are laid down on the ground, space is left between the end of two rails. आपने अगर रेलवे लाइन दिखा रहेगा तो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, क्यों? क्योंकि वैसे वो एक्सपैंड करेगा और एक्सपैंड करेगा तो टेढ़ा हो जाएगा ऐसे एक दूसरे को पुश करते करते, ठीक है। द ट्रांसमिशन केबल इज नॉट टाइटली फिक्स टू द पोल्स। ऐसे भाई साहब ट्रांसमिशन केबल होते हैं, टाइटली फिक्स करेंगे तो भाई साहब क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फट जाएगा भाई साहब ये, है ना। अगर टाइट कर दिया ऐसे हैंगिंग होंगे, देखो ऐसे ऐसे हैंगिंग रहेंगे, ठीक है, ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट हो सर्दी के टाइम पे तो वही फट ना जाए, ठीक है, टूट ना जाए। टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स एंड क्रूकेबल्स आर मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास और सिलिका बिकॉज दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्योंकि टेस्ट ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब में देखो मिलीलीटर लिखा रहता है, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, वो मिलीलीटर एक्चुअली एक्चुअल रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर टेस्ट ट्यूब एक्सपैंड कर गया तो मिलीलीटर तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा ना, ठीक है। तो इनका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम है बोल के इनका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कम होगा, ठीक है। द आयरन रिम टू बी पुट ऑन अ कार्ट व्हील इज ऑलवेज स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ द व्हील, ठीक है। तो ये जो आयरन रिम आप डालते हो, समझ लो साइकिल है आपके पास, तो ये आयरन रिम है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्मॉलर डायमीटर होगा देन दिस वन, ठीक है। द आयरन रिम टू बी पुट ऑन द कार्ट व्हील इज ऑलवेज ऑफ अ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ द व्हील। थोड़ा सा कम होगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये एडजस्ट कर पाए, ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। A glass topper jammed in the neck of a glass bottle can be taken out by warming the neck of the bottle. अगर भाई साहब ग्लास जैम बॉटल है और ग्लास से जैम हो गया, आप थोड़ा सा उसको हीट कर दो तो मेटल होता है फट से एक्सपैंड हो जाएगा तो खुल जाएगा, ठीक है। ओके, अ ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, एक ग्लास वेसल है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूबिक है, इज फिल्ड विथ मर्करी एंड इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ मर्करी विल ओवरफ्लो, कितना वॉल्यूम ऑफ मर्करी, कोएफिशिएंट, अभी यहाँ पे ग्लास भी एक्सपैंड होगा, उसका लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देखो डेल्टा वी मतलब एक्चुअल वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो पहले अगर हम देखें ग्लास का, तो ग्लास का भाई साहब वॉल्यूम कितना है, वी नॉट, ठीक है। ग्लास वेसल इज फिल्ड विद मर्करी, उसका वी नॉट है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, वी नॉट है। और मरकरी अगर हम ग्लास का एक्सपेंशन देखें तो ये हो जाएगा कितना, ग्लास का होगा क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो गामा डेल्टा टी, है ना भाई साहब, ये हो जाएगा डेल्टा वी किसका भाई साहब, ग्लास का, ठीक है, ओके। और डेल्टा वी भाई साहब किसका, मरकरी का, मरकरी का ये कितना हो जाएगा बोलो, वी नॉट, ठीक है। मरकरी का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, मरकरी का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गामा डेल्टा टी,
अभी ऑब्वियसली मरकरी का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे गामा मतलब हाँ, तो ये आपका मरकरी का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.8 into 10⁻⁴ है, और ये 1.8 into 10⁻⁶ है, तो इसका मतलब ये ज्यादा ओवरफ्लो करने ही वाला है, ठीक है। कितना ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि पहले तो ये वाला एक्सपेंशन इसको एडजस्ट करेगा, तो हाउ मच विल बी द एपरेंट एक्सपेंशन, कितना होगा, हाउ मच विल ओवरफ्लो, दिस विल बी डेल्टा वी एच जी माइनस डेल्टा वी जी, ठीक है। कर लीजिए भाई साहब, वी नॉट तो दोनों के लिए सेम, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम, ठीक है। अभी रही बात भाई साहब आपके गामा एच जी की, तो गामा एच जी माइनस गामा ऑफ ग्लास, ठीक है। फिर वी नॉट की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई 100, अगर हम सेंटीमीटर क्यूबिक की ले लेते हैं, चलिए 100, और डेल्टा टी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 50, है ना, 50 हो गया। गामा एच नॉट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, तो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास मतलब इनको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है, ओके, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 3 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻�6, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें से अपन 100 इंटू 50 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻�6 को अगर बाहर निकाला तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये बोलो 10⁻⁻2 है कि नहीं, नहीं 10⁻2, 10⁻2 है कि नहीं, देखो इससे बाहर निकाला ना मैं, इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू 50, तो कर लो भाई साहब इसको, ये हो गया 50 इंटू 50 दैट इज 2500 इंटू 100 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 100 माइनस 3, दैट विल बी 97, ठीक है। ये आ जाएगा भाई साहब आपका आंसर, तो भी है, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ओके। वही है देखो, a glass flask of volume 4 liter is fully filled with mercury at 0 degree centigrade. Both the flask and the mercury are now heated to 25 degree centigrade. If the coefficient of volume expansion of mercury is this much and coefficient of linear expansion is this much, the amount of mercury, वही सेम सवाल है, तो इसको आप सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके एक्सपेंशन इन वॉल्यूम को आप इसके एक्सपेंशन इन वॉल्यूम से माइनस कर दोगे, so you will get the amount of mercury that will overflow. Are we clear? Okay, okay, okay.